जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बढ़िया। ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छे सभी लाइव हैं। कल संडे है तो कल पहले बता दे रहा हूँ कि कल आप लोगों की क्लास की छुट्टी होगी। ठीक है। हाँ, संडे को छुट्टी होगी भाई। 15 मिनट इवेंट आगे बढ़ाया था तो उसके लिए परेशान नहीं होंगे। हाँ सर, आज क्वालिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा। पारस शिवहरे बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर क्वालिटी जो है आने की वजह से बफरिंग ज़्यादा हो रहा है। तो आज एक टेस्टिंग है। टेस्टिंग इन द सेंस कि अगर हम क्वालिटी का ऑप्शंस प्रोवाइड नहीं करवाते हैं तो क्या वीडियो बफर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके लिए एक डाला गया है। सभी स्टूडेंट बड़े ध्यान से समझ लें कि ये ऑप्शन आपके लिए आज डाला गया है। आज आपको क्वालिटी चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, और उसमें आप देखिए कि क्या आपका वीडियो बफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, बाद में देखेंगे हम। चलिए, शीट में कई आंसर्स गलत हैं। कोई बात नहीं अभिषेक, अगर शीट में आंसर्स गलत हैं तो जो क्लास में हम डिस्कस करेंगे आप उससे अपने आंसर्स को मैच कर लेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। सर कल चिल्ड्रंस डे है, आप विश करिए आज ही। अच्छा, ओके। आप सभी बच्चों को हमारे तरफ से दिल से दुआ है मेरे भाई। ठीक है, माता रानी से रोज सुबह उठते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन हैं सभी का सिलेक्शन वो कराएं। ठीक है, सभी एक अच्छे पद पर चयनित हो और राष्ट्र का एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करें। ठीक है, और खूब पैसा वैसा कमाएं। ठीक है, क्योंकि जिंदगी में जो अल्टीमेट है वो है पैसा। पैसा जितना कमाएंगे उतना ज्यादा आपका नाम है, बस ये बात समझ लीजिए। ठीक है, अगर क्वालिटी चेंज का ऑप्शन अच्छा था तो वापस से क्वालिटी चेंज का ऑप्शन कल के वीडियोस में डलवा देंगे। ठीक है, तो आप सभी को चिल्ड्रंस डे की जो है वो हमारे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। अब बात करते हैं यहाँ पर ज्योमेट्री में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था। तो ज्योमेट्री में मैंने आप सभी को बताया था एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और देखो, दो चीजें होती हैं, ट्रायंगल का निर्माण। ठीक है, आज आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करवाएंगे जो कैट लेवल के हैं ताकि आप लोगों की थोड़ी सी जो है बुद्धि खुले ज्योमेट्री में। और जितना आसान आप चीज़ों को समझते हैं उतना आसान एक्चुअली में होता नहीं है हर बार। मैं चाहता हूं कि आप सभी को सब कुछ पढ़ा दूं ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना आए। अब जैसे ये सवाल देखेंगे तो ये सवाल क्वांटम कैट कह रहा हूं मैं, कैट का है। ठीक है, और ये कैट का पूछा हुआ क्वेश्चन आपको कहाँ पूछा गया है तो वापस से सीएचएसएल में पूछा गया है। इस बार सीएचएसएल में जो 2020 में क्वेश्चन पूछे गए थे बड़े तगड़े सवाल थे। ठीक है, सीधा का सीधा कैट का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन में बोला गया कि यदि ए और बी जो है वो लेंथ है किसके, दो साइड के ट्रायंगल के, और उनका प्रोडक्ट कितना दिया गया है तो 24 दिया गया है। तो आपसे बोला है कितने ट्रायंगल पॉसिबल है। अब मेरी बात को समझना बड़े ध्यान से। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं सर सेटिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्वालिटी कैसे कम करें। ठीक है भाई, एक बात बोल रहा हूँ, आज सेटिंग का ऑप्शन क्लोज किया हुआ है ताकि हम ये चेक कर रहे हैं वीडियो जो है बिना क्वालिटी बदले बंद हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत हो, बार बार बोल रहा हूँ मैं। ठीक, चलो आ जाओ। तो हम जो करने वाले थे वो हम क्या, देखो दो चीजें होती हैं ज्योमेट्री में। पहली बात कि आपको ऐसा बोल देगा कि दो साइड का जो प्रोडक्ट है, दो साइड का प्रोडक्ट है 24 है। ठीक है, और फिर आपसे क्या पूछा जाएगा, फिर आपसे बोला जाएगा कि बताओ, दो चीजें पूछी जाती हैं। पहले कितने ट्रायंगल्स आप बना सकते हैं, मतलब आप कितने ट्रायंगल्स बना सकते हैं। अगर दो साइड को गुना करने पर 24 आता है तो कितने ट्रायंगल्स का निर्माण हो सकता है, कब, तीसरी साइड को लेके। जैसे मानिए दो साइड हो गई, दो साइड में अगर प्रोडक्ट 24 है, पहला 1 है दूसरा 24 है, तो तीसरे के स्थान पे कितने मान आएंगे। ठीक है, पहला 2 है दूसरा 12 है, तो तीसरे के स्थान पे कितना मान आएंगे। इस तरीके से जोड़ के सभी ट्रायंगल्स की संख्या पता करनी होती है। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, दूसरा देख लो। दूसरा में आपको ये बोलता है कि कितने आप आइसोस्केलेस ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। आइसोस्केलेस का मतलब क्या होता है, ठीक है, आइसोस्केलेस, आइसोस्केलेस का मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। कहने का मतलब दो संख्याओं का प्रोडक्ट 24 है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट 24 है। मान लो यहाँ पर ये 1 है और ये 12 है, तो यहाँ पर क्या स्थान आ सकता है। ठीक है, या तो यहाँ पर 1 आ सकता है, नहीं तो 12 आ सकता, सॉरी 1 है और 24 है तो कैसे आएगा, 2 12 है तो कितने मान आएंगे। ठीक है, 3 है और 8 है तो कितने आएंगे, 4 है और 6 है तो कितने आएंगे। एक हमारा कंसेप्ट हो जाता है प्रोडक्ट पे। अब दूसरा सवाल जो आपके पेपर में पूछा जाता है, जो पहले कैट में पूछा जाता था, वो ये होता था कि अगर दो संख्याओं को जोड़ने पे 24 आए,
अगर दो संख्याओं को जोड़ने पे 24 आए तो हमारे कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं। और ट्रायंगल्स में क्या क्या पूछेगा, तो पूछेगा पहले कि बताओ साधारण नॉर्मल कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, एक तो ये पूछेगा, ठीक। और दूसरा आपसे ये पूछेगा कि उसमें से आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स कितने होंगे, आइसोस्केलेस ट्रायंगल कितने होंगे। आप मेरे सवाल को समझ पा रहे हैं कि दो भुजाओं का जो गुणांक है वो 24 है, तो कितने ट्रायंगल बनेंगे और कितने आइसोस्केलेस बनेंगे। उसी तरीके से दो भुजाओं का जोड़ 24 है, तो कितने ट्रायंगल बनेंगे और कितने आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। ये बात हमसे पूछा गया है, समझ में आया। तो अब यहाँ पर जो है कपिल कहते हैं सर टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्लास नोट्स अपलोड कर दीजिए। वो आपको खुद बनाना है, वो मैं अपलोड नहीं करूंगा, ठीक है। जब टाइम होगा तो करूंगा, क्योंकि सिस्टम से डिलीट हो गया और मेरे पास अभी उतना टाइम है नहीं कि मैं बैठ के अब क्लास नोट्स बनाऊंगा, ठीक है। तो वो आप लोगों को खुद से जो है वो डाउनलोड बनाना है। टाइम स्पीड डिस्टेंस का ट्रेन का आपको मिल रहा है, बोट स्ट्रीम का मिलेगा, खुश रहिए उसमें, ठीक है। एक जो है आप खुद से बना लीजिए, बार बार एक ही बात हमसे मत कहलवाइए। अब यहाँ पर दो तरह के सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे और दोनों में कैट में क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी में जो अभी तक क्वेश्चन आया है वो क्या आया है, एसएससी में आपको ये क्वेश्चन आया कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट 24 है तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, और दो संख्याओं का जोड़ 24 है तो कितने आइसोस्केलेस बनेंगे। ये दो सवाल आए हैं। कितने दो संख्याओं का 24 है तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, अब तक ये नहीं आया है। और दो संख्याओं का प्रोडक्ट 24 है तो कितना आइसोस्केलेस बनेंगे, ये नहीं आया है, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि अब हमें अगर ऐसे सवाल बनाने होंगे तो हम कैसे बनाएंगे, एकदम साधारण तौर पे। तो आप समझिएगा इस बात को, ठीक है। आप समझिएगा इस बात को कि अगर ऐसे क्वेश्चंस बनाने हैं तो अपन कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों को कि जब दो संख्याओं का सम, अगर मान लो मैंने कहा दो संख्याओं को गुना करने पर कल के दिन मुझे 12 मिलता है, तो बताइए कि कितने ट्रायंगल्स का निर्माण होगा, ट्रायंगल्स हमारे कितने बनेंगे। एकदम साधारण सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि कितने ट्रायंगल्स बनेंगे। दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो 12 है, तो कितने ट्रायंगल बनाए जाएंगे। तो कितने ट्रायंगल बनाए जाएंगे तो हम कैसे फोकस करेंगे, हम बोलेंगे प्रोडक्ट 12 है तो 12 कैसे बनता है। तो आप बोलेंगे सर 12 या तो 1 को 12 के साथ गुना करो तो बनेगा, या 2 को 6 के साथ गुना करो तो बनेगा, या 3 को 4 के साथ गुना करो तो बनेगा। ऐसी संभावनाएं पॉसिबल है, मतलब ऐसी साइड्स पॉसिबल है। तो आपने कहा हाँ सर, ये तीन हम ट्रायंगल बनाते हैं आपके सामने, और तीनों ट्रायंगल में हम इस केस का डिस्कशन करते हैं। पहली बात हम बात करते हैं कि 1 × 12, यानी ये साइड को 1 लेते हैं, दूसरा 12, तो तीसरे को x मानेंगे तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगे। दूसरे में अगर ये साइड 2 हो, ये साइड 6 हो, तो x के कितने मान यहाँ पॉसिबल होंगे। तीसरे में अगर ये 3 हो और ये 4 हो तो x के कितने मान यहाँ पर पॉसिबल होंगे। तो अब बात करते हैं यहाँ पर x के वैल्यू की कि x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू जो होगी वो 12 × 1 क्या होगी, 13 से छोटी होगी, और आपको क्या होगा 12 में से 11 से बड़ा होगा। समझ में आ रहा है मेरा बात, ठीक है। x के कितने मान पॉसिबल होंगे, तो आप बोलेंगे सर x की जो वैल्यू होगी वो 13 से छोटी होगी और 11 से बड़ी होगी, यानी x की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है और वो है 12। x के स्थान पर आप कितना रख सकते हैं, तो आप 12 रख सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी काउंटिंग कर सकते हैं। तो अगर आप काउंट करेंगे तो बोलेंगे यहाँ पर x की वैल्यू पता करनी है, कितने अलग अलग वैल्यू रखे जा सकते हैं, तो छोटी वाली साइड का दोगुना करके क्या कर दो, 1 घटा दो, यानी यहाँ पर x के सिर्फ एक मान संभव है। यहाँ पर बात करोगे x के कितने मान संभव है, तो छोटी वाली साइड का क्या करेंगे, दोगुना करके घटा देंगे, तो x के 3 अलग अलग मान संभव हैं। यहाँ पर x के मान पता करने होंगे तो क्या होगा, 3 का दोगुना करके आप 1 घटा देंगे, यानी यहाँ पर 5 मान संभव हैं। यानी टोटल जो हम ट्रायंगल बना सकते हैं वो कितने बना सकते हैं, तो 5, 3, 8 और 1, 9। कितने ट्रायंगल बना सकते हैं, तो 9 ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है। अंशुका सोमानी, टाइम एंड वर्क हमने नए वाले बैच में नहीं पढ़ा है, वो चैंपियंस बैच के स्टूडेंट थे। चैंपियंस बैच में टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस चल रहा है, वो उसका क्वेरी पूछ रहे थे। शेरशाह बैच में भी नहीं पढ़ा है तो उसके लिए परेशान मत होइए। दो संख्याओं का प्रोडक्ट जो है वो कितना है, 12 है। अब 12 है तो फिर से मैंने क्या कहा, 12 कैसे बन सकता है, 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, ऐसे बन सकता है, ठीक है। और 1 × 12 बना तो ये साइड 1 है, ये 12 है, तो दूसरा क्या होगा x,
फिर ये 2 है, 6 है तो x, 3 है, 4 है तो x। x के कितने मान संभव है? छोटी वाली का दोगुना में से 1, छोटी वाली के दोगुना में से 1, छोटी वाली के दोगुना में से 1। तो ऐसे अगर हमसे पूछा जाए टोटल, तो हम कितने वैल्यू बता पाएंगे? 5, 3, 8, 1, 9। टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे हमारे? तो टोटल ट्रायंगल जो बनेंगे वो कितने बनेंगे? तो 9 बनेंगे। यानी जब दो संख्याओं का गुणांक 12 होगा तो टोटल ट्रायंगल हमारा कितना बनेगा? तो 9 बनेगा। इसी तरीके से अभी यहाँ पर सिर्फ पूछा गया है टोटल ट्रायंगल। हो सकता है ये ट्रायंगल में कुछ ऐसे होंगे जो आइसोस्केलेस होंगे, हो सकता है कुछ ऐसे होंगे जो इक्विलेटरल होंगे। आइसोस्केलेस का मतलब ये कि जिनकी दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, और इक्विलेटरल का मतलब वो जिनकी तीनों भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। तो इनमें संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं। इन जनरल ट्रायंगल पूछेगा तो आप ऐसे निकालेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने देते हैं, हो सकता है कि आप इसका आंसर दे दें, हो सकता नहीं आप आंसर दे पाएंगे, मुझे यकीन है। मान लीजिए मैंने कहा दो संख्याओं का प्रोडक्ट हमारा 18 है। दो संख्याओं का प्रोडक्ट कितना है? 18 है। तो बताओ कि आपके पास टोटल ट्रायंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा? साधारण सा क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछा गया कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट 18 है, आप बताओ कि कितने जो है आपके ट्रायंगल का निर्माण होगा यहाँ पे। ठीक, तो आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे दो संख्याओं का प्रोडक्ट 18 है तो 1 इंटू 18 बनता है। 18 कैसे बनता है? 1 के बाद 2 से भाग करते हैं तो हमारा 9 होता है। 3 के साथ कितना बनाता है? 6 बनाता है। फिर 4 के साथ 18 बनेगा नहीं, 5 के साथ बनेगा नहीं, और फिर 6 इंटू 3 मतलब रिवर्स ऑर्डर में आएगा, 9 इंटू 2 18 इंटू 1। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, सीधा सीधी हम जाते हैं। क्या करेंगे? बोलेंगे 3 तरह के ट्रायंगल बन सकते हैं। 3 तरह के ट्रायंगल कैसे कैसे बनेंगे तो वो भी देख लीजिए। तो 3 तरह का ट्रायंगल कुछ इस कदर बनेगा कि पहले वाले का साइड 1 होगा, दूसरा 18 होगा, तीसरे पूछेगा x। फिर इसमें कैसे बनेगा? एक 2 होगा, दूसरा 9 होगा, तीसरा हो जाएगा x। फिर इसमें कैसे होगा? ये 3 होगा, ये 6 होगा, और ये क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें x के मान पता करने हैं कि x के कितने मान संभव हैं यहाँ पे। तो x के जगह पर कितने मान आ सकते हैं? तो पहले वाले का दोगुना करके 1 घटा दो, यानी x का सिर्फ 1 मान आएगा। यहाँ x के कितने मान संभव हैं? तो 2 का दोगुना करके 1 घटा देंगे, यानी 3 मान यहाँ संभव है। यहाँ पर x का मान कितना है? तो 3 का दोगुना करके 1 घटा देंगे, यानी यहाँ पर 5 मान संभव है। यानी यहाँ पर भी टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे? तो आप बोलेंगे सर टोटल जो है ट्रायंगल अगर बात करते हैं तो 5, 3, 8, 1, 9। यहाँ पर भी कितना ट्रायंगल बनेगा? तो 9 ट्रायंगल बनेगा। कितना ट्रायंगल बनेगा? तो 9 ट्रायंगल बनेगा। समझ में आ गया बात? अब इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन पूछा गया आपके पेपर में, तो मुझे बताइए, यहाँ पे सवाल में बोला गया है दो संख्याएं हैं और उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 24 है। ए और बी जो है वो इंटीजर है, तो कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं? कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं? ठीक है, हमसे ये बोला गया है कितने ट्रायंगल क्या हो सकते हैं? बनाए जा सकते हैं। आप बोलेंगे सर 24। 24 कब बनता है? 24 बनता है या तो 1 को 24 के साथ गुना करो, 2 को 12 के साथ गुना करो, 3 को 8 के साथ गुना करो, 4 को 6 के साथ गुना करो, और फिर उसके बाद वापस से रिवर्स आना शुरू होता है तो हम उनको काउंट नहीं करते हैं। हम उनको काउंट नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप अब ये कह सकते हैं कि सर ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल बना दिया हमने। पहली साइड कौन सी होगी? तो पहली साइड बोलेंगे 1 और दूसरी क्या हो जाएगी? 24 हो जाएगी। ठीक, तो इसको x मानेंगे। दूसरा ट्रायंगल यहाँ बनाते हैं। पहली साइड हमें 2 लेनी है, दूसरा 12 हो जाएगा, तो ये x हो जाएगा। फिर उसके बाद एक और ट्रायंगल लेंगे जिसमें एक साइड 3 होगा, दूसरा 8 होगा, तीसरा x होगा। और फिर एक और लेंगे जिसमें एक साइड 4, दूसरा 6। ठीक है, ये 4 होगा, ये 6 होगा और x होगा। अब x के कितने कितने मान कहाँ कहाँ पर पॉसिबल है वो देखो। तो x का मान यहाँ क्या? 1 का दोगुना माइनस कितना करोगे? 1 करोगे, यानी x का मान यहाँ 1 आएगा। x का मान यहाँ पर 2 के दोगुने में से क्या घटा दोगे? 1 घटा दोगे, यानी x का मान कितना आ जाएगा? 3। यहाँ पर बात करते हैं x का, तो 3 के दोगुने में से क्या घटाओगे? 1 घटाओगे, तो आपका आ जाएगा उत्तर 5। और यहाँ पर x का मान 4 के दोगुने में से क्या करोगे? 1 घटाओगे, तो 4 दूनी 8 में से 1 गया 7, 7 5 12, 12 3 15 और 1 16। टोटल आंसर कितना होगा? तो टोटल आंसर हमारा 16 होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब 1 सेकंड में भी मैं आपको बता सकता हूँ इंटीजर का मतलब क्या होता है। जो गिनती की संख्या होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ, उनको इंटीजर कहते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर हो गए, ठीक है, वो सारे के सारे इंटीजर हैं। अगर उनमें नेगेटिव साइन लगा दो तो इंटीजर का मतलब ऐसा वैल्यू, आप ऐसे समझ लो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ना वो बट्टे में होना चाहिए ना वो दशमलव में होना चाहिए। समझ में आ गया बात? इंटीजर उनको कहते हैं। ठीक है, वो बट्टे में नहीं होने चाहिए, ठीक है, वो डेसिमल में नहीं होने चाहिए, दशमलव में नहीं होने चाहिए। अब ऐसे सवालों के लिए 1 सेकंड में भी आप आंसर दे सकते हैं।
अगर आप बोलेंगे सर 1 सेकंड में आंसर कैसे दिया जाए, तो अगर ये सभी के सभी नेचुरल नंबर के सीरीज बनेंगे, जैसे मान लो 1 × 2, 2 × 12, 3 × 4, ये सीधा गिनती के बनेंगे, तो आखिरी वाली संख्या का स्क्वायर कर दो तो आंसर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे सीधा 16 मिलेगा। जैसे पीछे में आपको मैं बताऊं पीछे में ट्रिक क्या था मेरा, तो पीछे में आप देख रहे थे जैसे 1 2 3 था, 3 का स्क्वायर 9 आता, एक और संख्या होती 4 के साथ गुना किया जाता तो 4 का स्क्वायर 16, 5 आता तो 5 का स्क्वायर 25, इस तरीके से आप आंसर दे पाते हैं। तो जितने पेयर बने यहाँ पर, जैसे 3 पेयर बने ना, तो आप क्या कर रहे हैं, हर जगह पर हर संख्या का, और वो गिनती की संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पर 1 आ गया, 2 × 9 ना आकर फिर 3 × कुछ ऐसा करके, मतलब कि ये लगातार की संख्या हो। अगर ये लगातार हैं तो सबसे आखिरी वाले का स्क्वायर कर दो, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अभिषेक शर्मा कहते हैं सर आंसर शीट में जो है वो 15 दिया गया है और 15 जो है वो गलत आंसर है। ए और बी लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल सच दैट प्रोडक्ट जो है वो कितना है, तो 7 5 12 12 3 15 1 16, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर देन हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। तो टोटल जो ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी है वो कितनी है, टोटल ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी हमारे पास 16 है। ठीक है। बहुत अच्छे। तो समझ गए आप, 1 × 24 हो जाएगा, 2 × 12 हो जाएगा, 3 × 8 हो जाएगा, 4 × 6 हो जाएगा। x का मान जो होगा वो क्या होगा, एक ही मान संभव है, 25 से बड़ा और 23 से छोटा, यानी यहाँ पर x का मान आप 24 रख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया बात आपको। तो आप चाहो तो 1 सेकंड में भी आंसर दे सकते हो। 1 सेकंड में कैसे दे सकते हो, बस आप ये देखो कि ये सीरीज में है, सीरीज में है तो आखिरी वाली संख्या का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर इसी वाले सवाल में, थोड़ा सा आपकी बुद्धि को घुमा दें, थोड़ा सा चाहेंगे आप लोग और टफ बनाना, बताओ क्या चाहेंगे आप लोग, थोड़ा सा टफ बनाना, इस सवाल को थोड़ा सा टफ करना, बताइए। अगर आप लोग चाहेंगे थोड़ा सा टफ करना तो मैं थोड़ा सा टफ करता हूँ। सेम सवाल जो आपको दिया था मैंने ना अभी, यहाँ पर मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे बोला था कि दो संख्याओं को गुना करने पर 12 आता है, दो संख्याओं को गुना करने पर 12 आता है। तो एक हमने आपसे पूछा था कितने ट्रायंगल बनेंगे, अब मैं आपसे एक पूछता हूँ कि कितने आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, कितने आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनेंगे, कितने आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, जैसे मान लो आपके पेपर में ये सवाल पूछा जा सकता है कि दो संख्याओं को गुना करने पे, दो संख्याओं को गुना करने पे, यानी a और b को गुना करने पे कितना आ रहा है, तो 12 आ रहा है। तो पूछेगा आपसे कितने आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनेंगे। आइसोस्केलेस ट्रायंगल का हिंदी क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगा। ठीक, तो आपसे बोला गया है दो संख्याओं को गुना करने पर 12 कितना आइसोस्केलेस बनेगा। तो आप बोलोगे सर देखो 12 कैसे आता है, तो 12 आता है हमारा 1 × 12 ऐसे बनेगा, 2 × 6 ऐसे बनेगा, या 3 × 4 ऐसे बनेगा। ठीक है, बिल्कुल 3 × 4 ऐसे बनेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारे ट्रायंगल्स बन सकते हैं, त्रिभुज बन सकते हैं। 1 12 बनेगा तो तीसरी साइड x हो सकती है, 2 6 बनेगा तो x हो सकता है, 3 4 बनेगा तो x हो सकता है। आप यहाँ पर x के पॉसिबल मान निकालो कि x के पॉसिबल मान है क्या। आप यहाँ पर x के पॉसिबल मान निकालिए कि x के जो पॉसिबल मान है वो है क्या। सेम सवाल मैंने आपसे पूछा, बस यहाँ पर ट्रायंगल्स के जगह पर आइसोस्केलेस ट्रायंगल पूछ लिया हमने कि आइसोस्केलेस कितना होगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल कितने होंगे। तो मैंने कहा कि देखिए अब छोटी सी बात को समझिएगा, हमें ट्रायंगल्स की गिनती नहीं करनी है, हमें बस ये देखना है, हाँ समबाहु त्रिभुज, बिल्कुल समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु होता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब मेरे कहने का मतलब है कि अगर x है तो x के मान यहाँ पर क्या संभव है, तो बोलेंगे सर x का जो मान है वो क्या होगा, 13 से छोटा होगा। ठीक, और हमारा क्या होगा, 12 में से 1 गया यानी 11 से बड़ा होगा, यानी x का मान क्या पॉसिबल है, तो बोलेंगे सर x का मान सिर्फ और सिर्फ 12 पॉसिबल है। और जब x का मान आप 12 लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 12 और 12, 1 12 और 12। क्या ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु किसको कहते हैं, समद्विबाहु उसको कहते हैं जिसकी दो भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। तो आप बोलेंगे हाँ सर 1 12 और 12 संभव है। मेरे बात
को ऐसे समझो, देखो आप ऐसे नहीं करना चाहते ना, तो आप छोटी सी बात को मैं आपको उतना क्यों घुमा के बात करूं। मैं आपको सिंपल एक बात बोलता हूं। आपने कहा देखो अगर आइसोस्केलेस पता करना है ऐसे केसेस में तो कैसे पता करोगे। आप सिंपल एक बात समझो, आप सिंपल मेरी एक बात समझो, सारी बातों का खेल आप समझ में आ जाएगा। आपने कहा 1 12 है, फिर 2 6 है और 3 4 है, इस तरीके से ट्रायंगल बनेंगे। आइसोस्केलेस का मतलब जनाब क्या होता है, आइसोस्केलेस का मतलब ये होता है कि उनकी दो भुजाएं बराबर हो। समद्विबाहु का मतलब दो भुजा बराबर हो, यानी ये जो तीसरी वाली भुजा है या तो ये 1 हो सकती है और नहीं तो 12 हो सकती है। ठीक, या तो ये 1 हो सकती है नहीं तो 12 हो सकती है। अगर इसके स्थान पर हम 1 रखते हैं तो 1 रखते हैं तो देखो दो संख्याओं का जोड़ यानी दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए। क्या ये प्रॉपर्टी बना रहा है, तो बोलेंगे नहीं, नहीं बना रहा है। तो हम 1 और 12 में 1 को तो नहीं रख सकते। अब 12 को रखते हैं तो 12 को देखते हैं, तो 12 और 12 24, 24 क्या 1 से बड़ा है, बिल्कुल। 12 और 1 13, 13 12 से बड़ा है, बिल्कुल। यानी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा है, तो ट्रायंगल बन सकता है 1 12 और 12। ये पहला आइसोस्केलेस बन गया। दूसरे वाले में आ जाइए, इसके स्थान पे या तो आप 2 रख सकते हैं नहीं तो आप 6 रख सकते हैं। आप बोलेंगे सर 2 रखेंगे तो 2 और 2, ठीक है, 2 और 2 4, 4 6 से बड़ा है, नहीं तो 2 नहीं रख सकते हैं। अब आप 6 रखिए तो 6 और 2 8, 8 6 से बड़ा है, हाँ, तो इसके स्थान पे क्या हो सकता है, 2 6 और 6 हो सकता है। अब आ जाते हैं तीसरे वाले पे। तीसरे वाले पे बोलेंगे कि यहाँ तो या तो 3 रख सकते हैं नहीं तो 4 रख सकते हैं। जब मान लीजिए ट्रायंगल में 3 रखेंगे तो 3 और 3 6, 4 से बड़ा है तो हाँ बड़ा है, तो एक ट्रायंगल बन जाएगा 3 3 4, ठीक है। और जब 4 रखेंगे तो 4 और 3 7, 4 से बड़ा है तो बोलेंगे हाँ, तो बोलोगे 3 4 और 4। यानी कुल मिलाकर अगर हमें आइसोस्केलेस ट्रायंगल की बात करनी हो, एक यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितने 2, तो टोटल मिलाकर 1 जमा 1 जमा 2, यानी टोटल आइसोस्केलेस कितने बनेंगे, तो 4 बनेंगे। समझ में आ गया बात, टोटल आइसोस्केलेस कितने बनेंगे, 4। आइसोस्केलेस में ये देखना है कि 1 है तो 12 है, तो यहाँ या तो 1 आ सकता है नहीं तो 12, 1 नहीं आएगा क्योंकि छोटा पड़ जाएगा। 2 है 6 है तो या तो 2 आ सकता है नहीं तो 6, 2 नहीं आएगा क्योंकि छोटा पड़ जाएगा। 3 है 4 है, या तो 3 आ सकता है नहीं तो 4, 3 भी संभव है 4 भी संभव है, ठीक है, बिल्कुल। तो टोटल कितने आइसोस्केलेस पॉसिबल है, यहाँ पर 4 आइसोस्केलेस पॉसिबल है, 4 आइसोस्केलेस पॉसिबल है। क्लियर है, बता दीजिए जल्दी से, ठीक है, क्लियर है। अब जैसे एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि यहाँ पर दो संख्याओं का, इसको हटा दीजिए, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज कितने संभव हैं, तो यहाँ पर 4 संभव हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन हमने आपको दिया था कि दो संख्याओं को गुना करने पे 18 आता है, दो संख्याओं को गुना करने पर 18 आता है। तो पहला हमने आपसे पूछा था कितने त्रिभुज संभव हैं, तो आप लोगों ने ऐसे त्रिभुज की गणना की थी। आप लोगों ने कहा था कि देखो 18 कैसे बनता है, 1 को 18 के साथ, 2 को 9 के साथ या 3 को 6 के साथ, ऐसे गुना करने पर 18 बनता है। हमने कहा बहुत शानदार, आप लोग तो एकदम हीरो हो गए हैं। अब 1 18 जब आएगा तो यहाँ x होगा, 2 9 आएगा तो x होगा, 3 6 आएगा तो x होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x के कितने मान संभव है, तो बोला था x के अगर मान निकालने हैं तो 1 का दोगुना करके 1 घटाओ, तो यहाँ पर 9 आया था और ये 9 बता रहा था कि ये कितने त्रिभुज संभव हैं। लेकिन अगर कल के दिन आपका एग्जामिनर आपसे थोड़ा सा अच्छा सवाल पूछ दे और बोले कि नहीं हमें तो बच्चों को फेल करना है और हमें जो नौकरी है वो अपने रिश्तेदारों को देनी है, बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं देनी है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप यही बोलेंगे कि भैया कंसेप्ट आज अगर पता होता तो साला ये नौकरी अपने हाथ में होता। कंसेप्ट नहीं पता है, इस वजह से ये नौकरी अपने हाथ में आज जा चुकी। तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, अगर आपसे ये बोल दे कितने समद्विबाहु त्रिभुज, कितने आइसोस्केलेस ट्रायंगल पूछ दिया जाए कि कितने समद्विबाहु त्रिभुज बनेंगे, तो आप क्या बोलेंगे। आप यहाँ पर बोलेंगे देखो सर ये 1 है और ये 18 है, या तो यहाँ पर 1 रख सकते हो और नहीं तो 18 रख सकते हो। जब 1 रखोगे तो 1 जमा 1 2, 18 से छोटा होगा मतलब नहीं रख सकते। और 1 18 18 संभव है तो बोलोगे हाँ सर 1 18 और 18 संभव है, ठीक है। फिर उसके बाद या तो यहाँ 2 रख सकते हो, 2 रखोगे तो देखो 2 हो जाएगा और नहीं तो 9 होगा। 2 इसीलिए नहीं रख सकते क्योंकि 2 और 2 4, 9 से छोटा होता है, तो 9 रखेंगे यानी 2 9 और 9 कितना बनेगा, 2 9 और 9 बनेगा, मतलब एक त्रिभुज यहाँ पे। अब या तो यहाँ 3 रख सकते हो और या तो 6 रख सकते हो। 3 रखोगे तो दो भुजाओं का जोड़ तीसरे के बराबर हो जा रहा है, दो भुजाओं का जोड़ तीसरे के बराबर हो जा रहा है। क्या ऐसा कभी कोई प्रॉपर्टी होता है, नहीं, दोनों का जोड़ हमेशा तीसरे से बड़ा होना चाहिए, मतलब 3 नहीं रख सकते तो क्या हो जाएगा 3 6
और 6। तो यहाँ कुल मिलाकर कितने ट्रायंगल बनेंगे, 1, 2 और 3, यानी 3 जो है हमारे आइसोस्केलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज बनेंगे। क्लियर हो गया? टोटल कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। समझ में आया? तो इसके ऊपर अभी तक पेपर में सवाल नहीं आया है, लेकिन आएगा तो ऐसे ही बनाएंगे। ठीक, अब आ जाते हैं। बहुत शानदार, सभी उत्तर दे पा रहे हैं, ये हुई ना बात। ठीक है, टफ से टफ क्वेश्चन सीखने की हिम्मत रखो, पढ़ो उसको, मजा आएगा ज्योमेट्री में। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट में। एक ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि अब मैं अगर मान लो आपसे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन पूछूं आपसे, और कल के दिन मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूं कि बताओ अब दो संख्याओं को जोड़ने पर 9 आ रहा है, तो पहली बात कितने जो ट्रायंगल है, कितने त्रिभुज है वो संभव है। दो संख्याओं को जोड़ने पर 9 आता है, तो कितने त्रिभुज संभव हैं। एक स्टूडेंट हमारे पूछते हैं कि सर इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है क्या। मेरे भाई जिंदगी भर शॉर्ट ट्रिक करोगे तो कैसे काम चलेगा। ज्योमेट्री कंसेप्ट का खेला होता है, शॉर्ट ट्रिक का नहीं होता। ठीक है, हर जगह नहीं लगाना पड़ता है मेरे भाई शॉर्ट ट्रिक, इस बात का ध्यान रखो। शॉर्ट ट्रिक जीवन बर्बाद करने के लिए होता है, कंसेप्ट पे काम करो ना। तो बोला गया है दो संख्याओं को जोड़ने पर 9 आता है, कितने त्रिभुज संभव हैं। तो आप बोलेंगे ठीक है सर, त्रिभुजों की संख्या ही तो निकालनी है, दो संख्याओं को जोड़ने पर 9 आएगा, तो वो 9 कब आएगा। तो बोलोगे जब 1 में 8 जोड़ेंगे तब 9 आएगा, 2 में 7 जोड़ेंगे तब 9 आएगा, 3 में 6 जोड़ेंगे तब 9 आएगा, 4 में 5 जोड़ेंगे तब 9 आएगा। और वापस अब उधर से उल्टा होना शुरू हो जाएगा, फिर 5 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा, 6 में 3, 7 में 2। मतलब ऐसे ऐसे संभावनाएं पॉसिबल है कि ठीक है ऐसे हमारे ट्रायंगल बन सकते हैं। हमने कहा कितने केसेस बन रहे हैं, 4। तो आप बोलेंगे ठीक है सर, हम 4 त्रिभुज यहाँ पर बनाते हैं। हम कितना बनाते हैं, तो टोटल कुल मिलाकर 4 त्रिभुज यहाँ बना देते हैं। पहले वाले त्रिभुज का मान क्या रखेंगे, तो बोलेंगे या तो ये 1 रहेगा और ये 8 रहेगा, तो ये x होगा। तभी तो 1 और 8 जोड़ने पे, दो संख्याओं को जोड़ने पे 9 आए, तो तीसरे की मान। इसको 2 रखेंगे, इसको 7 रखेंगे तो ये x हो जाएगा। इसको 3 रखेंगे, इसको 6 रखेंगे तो ये x हो जाएगा। इसको 4 रखेंगे, 5 रखेंगे तो x हो जाएगा। अब हमसे पूछेगा बताओ x के कितने मान संभव हैं। तो ऐसे केसेस में क्या बोलोगे, बोलोगे x का मान देखो, तो x का मान 1 का 2 गुना -1, यानी यहाँ से 1 आ जाएगा। यहाँ पर बोलेगा x का मान देखो, तो 2 का 2 गुना -1, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पर x का मान देखो, तो छोटे वाले का 2 गुना -1, यानी 5 आ जाएगा। और यहाँ x का मान देखोगे तो छोटे वाले का 2 गुना -1, यानी यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो 7, 5, 12, 3, 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16। और जैसा कि मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, और मैंने आपको क्या ट्रिक बताया था, ट्रिक ये बताया था कि जब ये पर्टिकुलर सीरीज में होते हैं, जब ये सीरीज में होते हैं, और जोड़ वाले में तो 100% ये सीरीज में आएंगे ही आएंगे। जब आपको दो संख्याओं को जोड़ के किसी के बराबर लेकर आना होगा तो 100% ये सीरीज में आएंगे, ये गारंटी है। तो उस केस में आप बस ये देखो कि कितने पेयर बनते हैं, 4 पेयर, 1, 2, 3 और 4, 4 पेयर बना, 4 का स्क्वायर करो, आंसर आ जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बोलता हूं एक और सवाल कि दो संख्याओं को जोड़ने पे 15 आना चाहिए, तो ऐसे कितने ट्रायंगल बनेंगे, ऐसे कितने ट्रायंगल बनेंगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस आप जोड़ा बताओ कि जोड़ा कितना होगा। 15 कैसे बनेगा, तो बोलोगे 1 को 14 के साथ, 2 को कितने के साथ, तो बोलोगे 2 को 13 के साथ। ठीक है, इसी तरीके से करते करते लास्ट वाली जो गिनती देखो ना, तो 7 को 8 के साथ जोड़ने पे आएगा, यानी टोटल कितने जोड़े बनेंगे। ऐसे करते 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 टोटल 7 जोड़े बनेंगे। टोटल कितने जोड़े बनेंगे, 7 जोड़े बनेंगे। तो अगर 7 जोड़े बनेंगे तो ट्रायंगल की जो संख्या होगी वो 7 का स्क्वायर, यानी 49 ट्रायंगल आपके बनने वाले हैं। 1, 14, 2, 13, 3, 12, 4 जो है वो 11, 5, 10, ठीक है, ऐसे 6, 9 इस तरीके से करके। तो कितने पेयर बने, 7 पेयर बने, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यहाँ पर आपको उतना कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो आपका ये हो गया कि पहले मैंने आपको बताया कि दो संख्याओं को गुना करने पर कितने त्रिभुज बनेंगे, ये मैंने पूछा। फिर मैंने आपसे ये पूछा दो संख्याओं को गुना करने पर कितने समद्विबाहु त्रिभुज बनेंगे, आइसोस्केलेस बनेंगे। फिर मैंने आपसे भी ये पूछा कि दो संख्याओं को जोड़ने पे कितने त्रिभुज बनेंगे। अब आपका एग्जामिनर जो लास्ट है, जो कि कैट में पूछा गया था 2016 में, और उसके बाद ये सीधा इस बार के CHSL में आया है, उसमें ये पूछा गया था कि यदि दो संख्याओं को जोड़ने पे 9 आता है, तो कितने आइसोस्केलेस ट्रायंगल संभव हैं, कितने समद्विबाहु त्रिभुज संभव हैं, आपसे ये पूछा गया है। कितने समद्विबाहु
ठीक है। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया था कि आपके कितने समद्विबाहु त्रिभुज जो हैं वो संभव हैं। कितने समद्विबाहु त्रिभुज संभव है? समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिभाषा होता है वो क्या होता है कि उनकी दो भुजाएं बराबर हों। तो आप बोलेंगे सर देखो 9 कब बनता है, तो बोलेंगे 9 सर जो बनता है वो बनता है 1,8, 2 को 7 के साथ जोड़ने पे, 3 को 6 के साथ जोड़ने पे, या 4 को 5 के साथ जोड़ने पे। इनको ऐसे जोड़ेंगे तभी तो 9 बनेगा। तो बोलेंगे हाँ सर ऐसे ही तो 9 बनेगा बस। तो यहाँ पर टोटल कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं? बोलेंगे 4 बन सकते हैं। तो 4 बनाइए। यहाँ पर जितने बन सकते हैं उन्हें बनाएंगे हम। उस तरीके से उनका नामकरण भी करिए। पहली भुजा 1 हो गई, दूसरी भुजा 8 हो गई और ये x हो जाएगी। ये 2 हो गई, ये 7 हो गई, ये x हो जाएगी। ये 3 हो गई, ये 6 हो गई, ये x हो जाएगी। ये 4 हो गई, ये 5 हो गई और ये x हो जाएगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई साहब बात देखो, बात ऐसी है, हमें बनाना है आइसोस्केलेस। आइसोस्केलेस का मतलब होता है कोई भी दो भुजा समान होनी चाहिए। कोई भी क्या होनी चाहिए? दो भुजा समान होनी चाहिए। तो यहाँ तीसरी भुजा या तो 1 हो सकती है, नहीं तो 8 हो सकती है। तभी 1 1 8 बनेगा, नहीं तो 1 8 8 बनेगा। उसी तरीके से यहाँ तीसरी भुजा या तो 2 हो सकती है, नहीं तो 7 हो सकती है। यहाँ पर तीसरी भुजा या तो 3 हो सकती है, नहीं तो 6 हो सकती है। और यहाँ तीसरी भुजा या तो 4 हो सकती है, नहीं तो 5 हो सकती है। अब बात करते हैं, अगर हम तीसरी भुजा को 1 लेते हैं तो दो भुजाओं का जोड़ 8 से बड़ा होना चाहिए। है तो नहीं है, तो ये कट जाएगा। मतलब जो मान आएगा वो आएगा 1 8 और 8। यानी यहाँ पर इसका ट्रायंगल बनेगा 1 8 और 8 का बनेगा, यानी इसकी वजह से एक ट्रायंगल बनेगा। अब बात करते हैं, अगर हम 2 लेते हैं तो 2 जमा 2 4, 4 7 से बड़ा है नहीं, तो ये कट जाएगा। यानी 2 7 और 7 का मान हम ले सकते हैं। यानी एक भुजा यहाँ से, ठीक है, एक त्रिभुज यहाँ से। फिर बात करते हैं यहाँ पर 3 और 3 6 बराबर है, नहीं होगा। तो बोलेंगे सर 3 6 और 6 यानी एक त्रिभुज क्या हो जाएगा? यहाँ से बनेगा हमारा। अब यहाँ पर देखो 4 और 4 8, 8 5 से बड़ा है, तो बोलोगे हाँ सर, तो 4 4 और 5 यानी एक ये हो जाएगा। और फिर 4 5 और 5 एक हमारा ये भी हो जाएगा। यानी यहाँ से कितने त्रिभुज बनेंगे टोटल? तो 1 जमा 1 2 त्रिभुज बनेगा। तो हम खुद बताओ यहाँ पर टोटल कितने बने? 2 1 3 1 4 और 1 5, यानी कितने बनेंगे? तो टोटल 5 त्रिभुज हमारे बनेंगे। टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे मेरे भाई? तो टोटल हमारे 5 त्रिभुज बनेंगे। हम ऐसे बोलेंगे। ठीक है, टोटल हमारे कितने त्रिभुज बनेंगे? तो टोटल हमारे 5 त्रिभुज बनेंगे। अब ये तो हो गया एक तरीका आपको बताने का कि टोटल 5 बनेंगे तो ऐसे बनेंगे। लेकिन आपका एग्जामिनर आपको जो है थोड़ा अगर बड़ा डेटा दे दे, जैसे 9 के जगह पर मान लीजिए कल के दिन वो आपको 16 डेटा दे देता है, 9 के जगह पर आपको बोलता है कि नहीं दोनों को जोड़ने पर 16 आएगा, तो कैसे बनाओगे? तो दोनों का पहले एक एक तरीका बता देता हूं, फिर दोनों का मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा। जैसे दोनों को जोड़ने पर 9 आ रहा है तो कितने आइसोस्केलेस बनेगा? अब दोनों को जोड़ने पर अगर हमारा 16 आ जाए, दो संख्याओं को जोड़ने पर हमारा 16 आना चाहिए, तो कितने समद्विबाहु त्रिभुज बनेंगे? हमसे हमारा एग्जामिनर ये पूछा था, कैट में भी और हमारे प्रीवियस ईयर में भी। मैंने कहा ठीक है भैया 16 बनाने हैं, 16 कैसे कैसे बनता है? तो बोलोगे सर 1 को बनाते हैं किसके साथ? 15 के साथ। 2 को किसके साथ? 14 के साथ। 3 को किसके साथ? 13 के साथ। इस तरीके से कर करके लास्ट में आपका आएगा 8 को किसके साथ? तो 8 को 8 के साथ। समझ में मेरी आ रही है बात आप लोगों को? ठीक है, 1 15 2 14 3 13 इस तरीके से करके। मैंने कहा ठीक है भाई साहब ट्रायंगल बनते हैं तो बनाओ। यहाँ पे एक हो गया ये, दूसरा हो गया हमारा ये, तीसरा हो गया हमारा ये, यहाँ पे चौथा हो गया ये, ठीक, ये हो गया 5, ठीक है, फिर हमारा ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। देखते चलो, सारे खेल को देखते चलो, 8वां को बाद में हम देखेंगे। पहले वाले केस में 16 कैसे हो सकता है? ये 1 हो तो ये 15 होगा, दूसरे वाले में 16 ये 2 हो तो ये 14 होगा, तीसरे वाले में 16 ये 3 है तो 13 होगा, चौथे वाले में ये 4 है तो ये 12 होगा। फिर आपको एक लाइन में भी समझा देंगे कि आंसर कैसे लेके आना होता है। फिर ये 5 है तो कितना होगा? 11 होगा, ठीक है। ये 6 है तो कितना होगा? 10 होगा। ये 7 है तो कितना होगा? 9 होगा। और ये 8 है तो कितना होगा? 8 होगा। 8 और 8 के केस को बाद में देखेंगे। आप मुझे यहाँ पर बताओ पहली बार गिनती करने पे, ठीक है, कि यहाँ पर आप कितना ले सकते हो? 1 ले सकते हो, 15 ले सकते हो। 1 लोगे, 1 और 1 2, 2 15 से छोटा होगा, नहीं ले सकते। मतलब 15 1 और 15 आप ऐसे ले सकते हो। तो क्या ले सकते हो? जो ले सकते हैं बस वही मान लिखेंगे क्योंकि डेटा ज्यादा बड़ा है। यानी यहाँ 15 संभव है। क्या यहाँ 2 रखा जा सकता है? नहीं
नहीं रखा जा सकता है 2, यानी यहाँ 14 संभव है। क्या यहाँ 3 रखा जा सकता है? 3 और 3 6, नहीं, तो यहाँ सिर्फ 13 संभव है। क्या यहाँ 4 रखा जा सकता है? नहीं, 4 और 4 जो है वो 8 हो जाएगा, 12 से छोटा, यानी सिर्फ 12 रखा जा सकता है। क्या यहाँ 5 रखा जा सकता है? नहीं, तो सिर्फ यहाँ कितना रखा जाएगा? 11। क्या यहाँ पर 6 रखा जा सकता है? तो हाँ बिल्कुल 6 भी रखा जा सकता है। क्या 10 रखा जा सकता है? तो बिल्कुल। क्या यहाँ पर 7 रखा जाएगा? तो बिल्कुल। 9 रखा जाएगा? तो बिल्कुल रखा जा सकता है। अब बात आती है ये वाले केस की कि इस वाले केस में मान क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इस वाले केस में क्या क्या मान हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 8 8 और यहाँ पर मान क्या होगा। तो देखो, आप खुद मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ x, अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ x के जो है यहाँ पर अगर ये संख्या x है तो x के कितने मान संभव हैं? तो आप बोलेंगे सर x के जो मान संभव है वो है सबसे छोटी वाली साइड का दोगुना करके 1 घटा दीजिए, यानी 16 में से 1 गया तो 15 मान यहाँ पर संभव हैं। x के कितने मान संभव हैं? तो x के टोटल 15 मान हमारे संभव हैं। कैसे 15 मान संभव हैं? तो 8 8 1, 8 8 2, 8 8 3, 8 8 4, 8 8 5, 8 8 6, इस तरीके से करके। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो तो 1 2 3 4 5, 5 2 7, 7 2 9, इधर कितने ट्रायंगल बने? तो यहाँ पर ट्रायंगल बने आपके 9। क्या हो गए? वो समद्विभाजु थे। और यहाँ पर कितने ट्रायंगल बने? तो यहाँ पर बने 15, यानी इस हिसाब से टोटल कितने त्रिभुज आए हमारे पास? तो टोटल त्रिभुजों की जो संख्या थी वो हमारे पास कितनी थी? 24 थी। तो इसका जो आंसर है हमारे पेपर का, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। दोबारा से समझ लीजिए, हमें क्या करना होता है? 16 लाना है। 16 लाना है, 1 15 2 14 3 13 ऐसे कर करके लेके आओगे, जो बेसिक तरीका होता है समझने का। तो बोलोगे हाँ सर, यहाँ पर 1 नहीं आएगा, 15, एक त्रिभुज ये, 1 2 3 4 5, 5 त्रिभुज हो गए। 5 2 यहाँ बनेंगे, एक 6 6 10 और एक 6 10 10, 5 2 7, 7 7 9, 7 9 9, 7 2 9 हो गया, 9 हो गया ना। अब यहाँ पर खुद सोचो कि दो त्रिभुज की साइड है x और x, 8 और 8 है, तो x के जगह पर कितने मान संभव होंगे? तो बोलोगे सर x के जगह पर कितने कितने मान संभव होंगे, कैसे पता चलेगा? तो जो हमारा x होगा वो 8 जमा 8 यानी 16 से छोटा होगा, और 8 में से 8 गया यानी 0 से बड़ा होगा। 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पर 1 मिनट रुक जाओ। 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें 8 को नहीं ले सकते हैं। 8 को क्यों नहीं ले सकते हैं? तो बोलोगे 8 को इसीलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि अगर 8 ले लिया तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, और हमें तो आइसोस्केलेस चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 मान यहाँ संभव है। कैसे? ठीक है, सोलह भी तो ले सकते हैं ना। दो भुजाओं का जोड़ हमेशा मतलब 1 से लेकर 15 तक। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल भी तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। हाउ मेनी आइसोस्केलेस ट्रायंगल विद इंटीजर साइड आर पॉसिबल? सर द सम ऑफ टू साइड्स से जितना सही है यहाँ पे ले सकते हैं। अगर 8 लोगे तो इक्विलेटरल बन जाएगा। ठीक है, इक्विलेटरल भी आइसोस्केलेस होता है, बिल्कुल। इक्विलेटरल भी तो आइसोस्केलेस होगा ना यहाँ पे, तो वो उसको काउंट किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा बताओ? उसकी काउंटिंग होगी, इक्विलेटरल की काउंटिंग होगी, कोई शक की बात नहीं है इसमें। 8 8 और 8 जो है वो भी तो एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। ठीक है, 8 8 और 8 वो भी तो एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। सवाल में कहाँ बोला है कि इक्विलेटरल नहीं लेना है? आप मुझे ये बताइए, कहीं पर बोला गया है कि नहीं लेना है? जब नहीं बोला गया है कि तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम टोटल मान लेंगे। इस वजह से जो हमारा आंसर आएगा 15 और 9, टोटल कितना आंसर हो जाएगा? तो 15 जमा 9 जो है वो हमारा 24 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 24 आंसर हो जाएगा। अब अगर मानिए आप ऐसे इस सवाल को नहीं बनाते हैं, जो कि 16 आया था, अगर आप ऐसे नहीं बनाते हैं तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूं जिससे आप कर सकते हैं इस सवाल को। और दूसरा तरीका थोड़ा लॉजिकल है, आपको उसमें समझना पड़ेगा। बनेगा बहुत शॉर्ट में, लेकिन बस समझने की जरूरत होगी। समझने की जरूरत क्या होगी? मेरी बातों को समझिएगा। मैंने आपको कहा है कि दो भुजाओं को जोड़ने पे, देखना मेरी बात को समझना, मैंने कहा दो भुजाओं को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? दो भुजाओं को जोड़ने पे 16 आना चाहिए। दो भुजाओं को जोड़ने पे 16 आना चाहिए।
ठीक है। दो भुजाओं को जोड़ने पे बोला गया है कि 16 आना चाहिए और ऐसे कितने आइसोस्केलस यानी समद्विबाहु त्रिभुज पॉसिबल है। मैंने कहा अगर ये मेरी भुजा x होती है, या मान लो अगर ये मेरी भुजा जो है ये x है और ये x है और ये y है, ठीक, और दूसरी भी सेम तरीके से ये x है और ये x है और ये y है। अब मैंने आपको क्या कहा है वो बात समझिएगा, मेरी बात ध्यान से। अगर मान लीजिए यहाँ पर कि इस भुजा को मैं मानता हूँ, कितना मानता हूँ, मैं मानता हूँ ये 8 है, ठीक है, और ये जो y है यहाँ पर, ये y जो है ये 8 है और यहाँ पर ये कितना है, आप ऐसे समझ लो ये 8 है, ये 8 है और यहाँ पर ये y है, तो एक मान हो सकता है। यानी उस केस में आप बोलेंगे, ठीक है, कि दो भुजाएं जो हैं ये बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं तो तीसरे के कितने मान संभव हैं। एक आपका ये तरीका हो गया कि तीसरे के कितने मान संभव हैं। और दूसरा आपका ऐसे हो सकता है कि दोनों को जोड़ने पे कितना है, दोनों को जोड़ने पे जो है, दोनों को जोड़ने पे, मेरी बात को समझना, दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए। तो आपने कहा कि ये हमारा a है मान लो और ये हमारा b है, और दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, तो a प्लस बी को जोड़ने पे हमारा कितना आना चाहिए, तो a प्लस बी को जोड़ने पे 16 आना चाहिए। अगर मानो ये साइड x हो गई तो x के जगह पे कितने मान संभव है। यानी आपको दो तरीके से सवाल में पूछा गया है। एक तो ये कि दोनों अगर 8 और 8 होते हैं, दोनों अगर 8 और 8 होते हैं तो तीसरा की वैल्यू कितनी संभव है। दूसरा, अगर दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों समान नहीं होते हैं, दोनों बराबर नहीं होते हैं, जहां पर a और b को जोड़ने पर 16 आता है, तो x के ऐसे कितने मान संभव हैं। तो आप बोलेंगे देखो a और b को जोड़ने पे 16 आता है, ये बात मैं आपकी मानता हूं। यानी x जो है वो क्या होगा, तो x जो है वो क्या होगा, 16 से छोटा होगा। x जो है आप ऐसे भी कह सकते हो कि x जो है वो a प्लस बी से छोटा होगा और a माइनस बी से क्या होगा, तो बड़ा होगा। x जो होगा वो क्या होगा, a प्लस बी से छोटा होगा और a माइनस बी से बड़ा होगा। आप कह सकते हो जो तीसरी साइड होती है दोनों के जोड़ से छोटी होती है और दोनों के अंतर से क्या होती है, कम होती है। मैंने कहा x यहाँ पर छोटा होगा तो किससे, a प्लस बी यानी 16 से छोटा होगा। और इनका अंतर सवाल में दिया गया है, क्या क्या इनका अंतर दिया गया है, तो इनका अंतर खुद सोचो। अगर दोनों संख्याएं हैं यहाँ पर और दोनों अलग अलग हैं तो इनका अंतर कम से कम कितना होगा। तो बोलोगे सर अगर मानो इनका अंतर हम लेते हैं तो कितना हो सकता है इनका अंतर। अगर दोनों अलग अलग संख्याएं हो गई, दोनों अलग अलग संख्याएं हो गई जिनका 16 है, जैसे मानो यहाँ पर बात करते हैं 1 हो गया, 16 हो गया, इस तरीके से करके, तो इनका अंतर कितना लिया जा सकता है अगर दो अलग अलग संख्याएं हैं तो। हाँ सर आज वीडियो क्वालिटी का ऑप्शंस नहीं आ रहा है, ठीक है, ये आपका थोड़ा लंबा प्रोसीजर पड़ जाएगा, थोड़ा आपको कम अंडरस्टैंड में भी आएगा। यहाँ पर डिफरेंस लेना पड़ेगा, डिफरेंस से एक वैल्यू यहाँ पर आएगी, डिफरेंस से दूसरा एक्स की वैल्यू यहाँ पर आएगी, फिर दोनों को जोड़ोगे। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम मेरे भाई, बहुत टाइम लेने वाला है आपको ये, बहुत टाइम। समझ रहे हैं मेरी बात को आप, ठीक है। एक बार आप ये सवाल को देख लो दोबारा से जो मैंने आपको बताया है, कहीं पर कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, ठीक है। एक बार आप ये सवाल को देखो जो मैंने आपको बताया, कोई भी डाउट है तो बताओ, फिर मैं आपको उसका दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, तब तक आप देखो उसको। पानी पी लो तब तक आप देखो एक बार जो बताया है, नहीं तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। बस ऐसा है कहानी, क्योंकि ये सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, मेंस के क्वेश्चंस हैं, पूरे के पूरे पेपर में 100% पूछे जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिए। तो जब पेपर में पूछे जाएंगे तो कैसे करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है।
हो गया सभी का क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़े। हाँ, ये मेथड सीख लिया ना आप लोगों ने। बस अगर ऐसे सीखना है तो ऐसे भी देखो, मैं आपको ऐसे भी बता सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे भी आप सवालों को समझ सकते हैं। सर जी कृपया करके बता दीजिए कि मैथ की क्लास की टाइमिंग चेंज हो गई है क्या? देखिए, मैथ्स की टाइमिंग की कोई चेंज नहीं हुई है। शाम वाली क्लास को मैं आपको बताऊंगा, ठीक है क्या नहीं है। अभी सवाल में देखो, जो मेरी करंट में जो क्लासेस चल रही हैं, जिनकी टाइमिंग मैंने बदली है थोड़ी सी, ठीक है, वो सभी टाइमिंग आप लोग को इन्फॉर्म कर दी जाएगी। अभी जो टाइम है आप लोगों का सेम है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 11:30 से ज्योमेट्री क्लास चल रही है और ये फिक्स रहेगा। तो ऐसे आप ऐसे सवालों में देखो क्या बना सकते हो। ये लंबा पड़ेगा भाई, देखो बता तो दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक ट्रायंगल बना लेना। ट्रायंगल बनाने में बोला गया है कि वो त्रिभुज जो है वो आइसोस्केलेस होना चाहिए। आइसोस्केलेस का मतलब ये भुजा x होगी, ये भुजा x होगी और ये भुजा y होगी। तो कंडीशन नंबर 1 क्या होगा? कंडीशन नंबर ये होगा 1 कि भैया या तो दोनों का जोड़ यानी 2x की जो वैल्यू होगी, या तो 2x की वैल्यू 16 हो सकती है, या फिर कंडीशन नंबर 2, देखो दो कंडीशंस होंगे, या तो ये दोनों बराबर होंगे, मतलब 2x की जो वैल्यू होगी ये हमारी 16 हो सकती है, समझ में आ रहा है बात, या फिर इन दोनों का जोड़ 16 हो सकता है, या फिर इन दोनों का जोड़ 16 हो सकता है। अगर आपका एग्जामिनर कहता है कि एक आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु का मतलब क्या हो गया? दो भुजाएं बराबर हो गई, तीसरी बराबर नहीं होगी, ठीक है। तो उसने बस इतना बोला है कि ये त्रिभुज जो है वो समद्विबाहु है, यानी ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। और फिर उसने एक और डेटा बोला है कि किसी भी दो भुजा का जोड़ कितना है, मान लो 16 है। तो या तो ऐसे हो सकता है कि इन दोनों का जोड़ 16 हो तो ये 8 और 8 होंगे। अगर इन दोनों का जोड़ 16 होगा, देखो इन दोनों का जोड़ 16 होगा तो ये बराबर है, यानी ये 8 और 8 होंगे। और अगर इन दोनों का जोड़ 16 नहीं हुआ, अगर इन दोनों का जोड़ 16 नहीं हुआ तो फिर 16 किसका जोड़ हो सकता है? इसका और इसका। जब इन दोनों का जोड़ 16 होगा और चूंकि ये बराबर नहीं है तो बोलोगे ये 1 होगा और ये हमारा 15 होगा, ये 2 होगा और ये हमारा 14 होगा, ये 3 होगा और ये हमारा, ठीक है, ये 3 होगा और ये हमारा 13 होगा। इस तरीके से करके ऐसे ट्रायंगल यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक। तो मैंने वहीं आपके लिए दो केसेस कहे। मैंने कहा कि अगर ये 16 इन दोनों के कारण आया तो x का मान कितना पॉसिबल है? x का मान आपको 8 पॉसिबल है, ठीक, वो भी कंडीशन मैं बताऊंगा। और अगर ये 16 इन दोनों के चलते आए तो क्या होगा? अब अगर मानो कि यहाँ पर एक छोटी सी बात, यहाँ पर मैंने कहा आपको कि 2x का मान 16 है, यानी ये जो ट्रायंगल बनेगा ये कैसा ट्रायंगल बनेगा? तो ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, और उस केस में ये y होगा, 8, 8 और y। तो y के कितने मान संभव हैं? तो बोलोगे सर y के जो मान संभव हैं, देखो यहाँ पर ऊपर लिखो इफ 2x बराबर, यहाँ पर इफ 2x बराबर 16, ठीक। तो ये भी 8, ये भी 8 और ये y। तो y का कितना मान संभव है? तो छोटे वाले का कितना करना है? दोगुना करके घटा दीजिए, यानी 15 मान संभव हैं। कितने मान संभव है मेरे भाई? तो 15 मान संभव हैं, ठीक है। जहां पर ये 8, 8, 8 भी आ सकता है, 8, 8, 1, 8, 1, 8, 8, 2, 8, 8, 3, 8, 8, 4, 8, 8, 5, 8, 8, 15, 8 करके ये आ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर x, x और y है। अब x, x और y है तो x, x और y में क्या संभावनाएं पॉसिबल होंगी? तो आप बोलेंगे देखो x प्लस y की वैल्यू कितनी है? अब यहाँ पर y का जो मान होगा, ये जो y का मान होगा, ये y का मान क्या होगा? ये जो y का मान होगा, बोलोगे सर y जो है इन दोनों से छोटा होगा, y जो होगा, ठीक है। आप देखो दो संख्याएं हैं यहाँ पर, दोनों का जोड़ 16 है, दो संख्याएं हैं और दोनों का जोड़ जो है वो क्या है? 16 है। यानी जो साइड होगी, जो भी तीसरी साइड यहाँ पर y का मान लोगे तो ये y क्या होगा यहाँ पर? तो बोलोगे y जो होगा वो x प्लस y से छोटा होगा और y जो होगा वो किससे बड़ा होगा? x माइनस y से बड़ा होगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पर खुद मुझे बताओ जो y का रेंज होगा वो क्या होगा? बताओ पहले। सर आपके फुट छूना चाहता हूँ। भैया ऐसा काहे कर रहे हो? एक इमरजेंसी कॉल है, 1 मिनट रुक जाइए सभी, ठीक है। एक इमरजेंसी कॉल है, माफ करेंगे। हाँ देखिए, तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि अगर x प्लस वाई बराबर 16 है तो y की वैल्यू क्या होगी? तो बोलेंगे सर y की वैल्यू इन दोनों के जोड़ से छोटा होगा, यानी y की वैल्यू 2x से छोटा होगा। और y बड़ा किससे होगा? तो y x माइनस x यानी इन दोनों से जोड़ से घटाव से 0 से बड़ा होगा। फिर से समझिएगा मेरी बात को, यहाँ पे y जो होगा वो यहाँ पर 16 से बड़ा होगा। y यहाँ पर देखो y के रेंज क्या क्या है मेरे भाई? यहाँ पर y का रेंज ऐसा है कि y हमारा 16 से बड़ा है, छोटा है,
और 0 से बड़ा है, यानी y की वैल्यू कितनी है तो 15 है। यहाँ पर y का रेंज क्या है तो यहाँ पर ये 2x से छोटा है और हमारा x माइनस एक्स 0 से बड़ा। ये मैं आपको सेकंड मेथड बता रहा हूँ। तो आप बोलेंगे ठीक है सर 2x से छोटा होगा 0 से बड़ा, तो 0 को 0 रखो, y को y रखो, और x के स्थान पर 16 माइनस y रखा जा सकता है। तो बोलोगे हाँ सर 16 माइनस y रखा जा सकता है, यानी 0 हो गया, y हो गया 16 इंटू 2 32 माइनस 2y। अब यहाँ 2y है तो क्या करो, 2y इसको भी दो, 2y इसको भी दो, 2y इसको भी दो। 0 में 2y ऐड करोगे 2y, इसमें ऐड करोगे तो 3y, और इसमें ऐड करोगे तो हो जाएगा 32। यानी आपका एग्जामिनर आपको ये बोला है मेरे भाई, आपका एग्जामिनर आपको ये बोला है यहाँ पर कि जो 3y है वो कितना से छोटा होना चाहिए, तो बोलोगे 3y जो है वो स्मॉल होना चाहिए, किससे, 32 से। 3y की वैल्यू 32 से छोटी होनी चाहिए। तो बोलोगे y की वैल्यू आपको आ जाएगी 10.6, y की वैल्यू 10.6 से छोटी होनी चाहिए, यानी y की वैल्यू यहाँ क्या लेनी है, 10 से छोटी लेनी है। अब 10 से छोटी लेनी है तो क्या बोलोगे, 10 से छोटी लेनी है तो आप कह सकते हो y का मान यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, करते 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 10 तक जा सकता है। 10.6 से छोटा मतलब 10 लेना है। अब इसमें देखोगे तो एक बार 8 आएगा, इसमें देखोगे तो एक बार 8 आएगा, उस 8 की गिनती यहाँ पर भी कर ली है। तो यहाँ पर टोटल कितने वैल्यूज हैं, बोलोगे 4 5 करते करते 10 तक हैं। तो यहाँ पर टोटल हमारे 10 वैल्यूज हैं। 10 में एक बार 8 आएगा तो एक माइनस करके 9 हो जाएगा, तो 15 यहाँ 9 यहाँ, इस तरीके से कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। तो ये दोनों स्पेशल केसेस थे, CHSL का क्वेश्चन था, इस दोनों में आपको ध्यान देना था। मुझे लगता है जो पहला वाला मेथड मैंने आपको बताया ना वो सबसे बेस्ट मेथड है इस सवाल के लिए। पहला वाला मेथड जो मैंने बताया था वो सबसे बेस्ट है, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं। बाकी दुनिया की कोई मेथड लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो आ जाओ अगले सवाल पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 50। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आ जाओ सवाल में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 50 में कि एबीसी एक एक्यूट एंगल न्यून कोण त्रिभुज है। एम और एन क्रमशः भुजाओं एसी और एबी पर स्थित दो बिंदु हैं। एनएम को बढ़ाने पर यह बढ़ी हुई रेखा बीसी से डी पर मिलती है। एंगल बीएसी का मान 26 है, बीडीएन का मान 36 है। एएमडी और एबीसी एक पूरक कोण है, तो एबीसी का मान क्या होगा। बहुत अच्छा लगेगा आपको इस सवाल बनाने में, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा। एकदम पेपर का सवाल है, छोटा सवाल है, प्यारा सवाल है, सारे क्वेश्चन टफ नहीं, सारे आसान नहीं, मिक्स मिलेंगे आपको। तो अब यहाँ पर ये सवाल के बारे में थोड़ी सी व्याख्या की गई है, तो बना लेते हैं जैसे जैसे फोटो बोला है, और आप भी कॉपी पेन लेके बनाइए, तभी समझ में आएगा। ज्योमेट्री छोड़ने की चीज नहीं है कि आप उसको छोड़ेंगे तो अपना नुकसान करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। सवाल में हमसे बोला गया ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये हमारा क्या है, सी हो गया। एबीसी एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। एम और एन जो है ना, दो पॉइंट है, किस पे, एसी पे और एबी पे। मान लीजिए एसी पर ये जो है एम नाम का पॉइंट है, और एबी पर मान लीजिए ये एम नाम का पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि एन एम को बढ़ाना है। देखो एन से एम को बढ़ाना है, एन से एम को बढ़ाना, इस बात को ध्यान दो, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। बच्चा सोचता है एनएम को, तो एनएम में यार छोटी सी बातों का ध्यान रखा करो कि बढ़ाना है तो किसको बढ़ाना है। तो बोला गया है एनएम को बढ़ाना है, यानी आप यहां से क्या करेंगे, आप यहां से एनएम को खींचेंगे और कहां बढ़ाएंगे, उस रेखा तक बढ़ाएंगे जहां पर बीसी इसको आगे जाके मिल जाए। बोला गया ना एनएम इज एक्सटेंडेड टू मीट द लाइन बीसी एट पॉइंट डी। अगर हम इस बीसी को आगे तक बढ़ाएं तो ये जाकर उसको आगे कहां पर मिलेगा, तो ये बीसी वाली रेखा उसको आगे जाकर डी पे मिल जाएगी, ये बात बोला गया है। समझिएगा सवाल में, एक त्रिभुज हो गया, त्रिभुज में ये एन हो गया, ये एम हो गया, एनएम को बढ़ाएंगे जो बीसी पे जाके आगे डी तक मिलेगा। सवाल में बीएसी का मान दिया गया है, बीएसी का मान कितना है, तो बीएसी का मान हमारा 26 डिग्री दिया गया है। बीडीएन का मान दिया गया है, बी डी और एन, बीडीएन का मान कितना दिया गया है, तो 36 डिग्री दिया गया है सवाल में। उसके बाद क्या बोला गया है, एएमडी और एबीसी सप्लीमेंट्री है। एएमडी यानी ये वाला कोण और एबीसी ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हो गया, सप्लीमेंट्री का मतलब हो गया यहाँ पर ये दोनों पूरक कोण है, और पूरक का मतलब क्या हो गया, पूरक का मतलब यहाँ पर उनका जोड़ 180 डिग्री हो गया, ठीक है, 180 डिग्री हो गया। अब ये सवाल बनाओगे तो बनाओगे कैसे, ठीक है, बनाओगे तो बनाओगे कैसे, बहुत आसान सवाल है, धरती पे इससे ज्यादा आसान कुछ है नहीं, ठीक है। अब ये देखो, मान लो इस वाले कोण को आप थीटा मानते हो, मान लो इस वाले कोण को क्या मानते हो, आप थीटा मानते हो, कुछ पल के लिए समझो, इसको थीटा मानते हो। तो ये अगर 26 है और ये अगर थीटा है, तो ये दोनों कोणों का जोड़ बाहर वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, यानी ये 26 है, ये थीटा है, तो बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा, 26 प्लस थीटा,
ठीक, अब ये 26 प्लस थीटा है और ये 36 है। ठीक है, यहां पर इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं। अब आपको पता है कि ये दोनों कोण क्या हैं, तो ये दोनों कोण जो हैं वो हमारे सप्लीमेंट्री है। अगर ये थीटा होगा तो ये बाहर वाला कोण कितना होगा, तो बाहर वाला कोण हमारा 180 माइनस थीटा होगा। ये बात पता है, बोलिए हाँ या ना, तो बोलेंगे हाँ सर। तो पहली बात आपको ये पता चली, यहाँ पे ये थीटा माना तो 180 माइनस थीटा, ये 26 है, ये थीटा है तो 26 प्लस थीटा। अब ये 26 प्लस थीटा और ये 36 है, तो इन दोनों का जोड़ ये बाहर वाले जोड़ के बराबर होगा। और बाहर वाला है किसके, तो बोलोगे बाहर वाला 180 माइनस थीटा के है। और ये बाहर वाला जो कोण है ये इन दोनों जोड़ों के बराबर होगा, इन दोनों कोणों के बराबर होगा। 36 6 42, 42 और 2 कितना हो गया, 62, 62 प्लस थीटा। समझ रहे हैं मेरी बात को, आप देख लीजिए 36 और 26 को जोड़ के तो 62। अब ये 62 इसमें से घटेगा, 62 घटेगा तो कितना आएगा, आप बोलेंगे 118। 118 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 59 डिग्री जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। सवाल में एंगल एबीसी पूछा गया था, 59 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भैया, देखो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री जो है वो 180 डिग्री होता है इनका जोड़। हिंदी में देख लो सही लिखा है कि गलत लिखा है, पूरक क्या लिखा हुआ है, सर जी पूरक 90 होता है। अगर पूरक 90 होता है तो यहाँ संपूरक लिख लीजिए, हिंदी में गलत है। एबीसी जो है ये क्या है, संपूरक कोण है, संपूरक में थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, हो जाता है, कभी कभी गलती हो जाती होगी टाइपिस्ट से, संपूरक कोण है। चलिए आगे आ जाइए, अगला सवाल बोला गया है 51 नंबर क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, दिए गए फोटो में एडी जो है वो एंगल सीएबी का बाइसेक्टर है। ऐसे क्वेश्चन भी हमने आपको कराए हैं कि दी गई आकृति, अब ये देखो यहाँ पर आकृति नहीं दी गई है, तो असल में जो आकृति दी गई थी वो आपके क्वेश्चन पेपर में एक बार आप लोग देखो, फोटो क्वेश्चन नंबर 51 का आप लोग एक बार जो है जो डायग्राम दिया गया है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दिया गया है वो देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दिया गया है वो देखिए। मैं भी तब तक शीट से देख के बनाता हूं, क्योंकि यहाँ पर डायग्राम को छोड़ दिया है पीपीटी बनाते वक्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 का डायग्राम देखिए, मैं बना दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 51 का। ठीक, मैं बना रहा हूं फोटो यहाँ पे। इन दोनों को ज्वाइन करवाइए यहाँ पे। एक मिनट, ये सब बेकार है, एक काम करो, इसको जितने टाइम में इतना बनाएंगे उतने टाइम में तो ये हो ही सकता है। लो, बन गया फोटो। और सवाल में क्या बोला गया है, सवाल में बोला गया है ये ए है, ये बी है और ये एफ है। उसके बाद बोला गया है सी है, ई है और डी है। ये आपका फोटो है क्वेश्चन नंबर 51 का। और सवाल में आप बोला गया है कि एडी जो है ना वो एंगल सीएबी का बाइसेक्टर है। एडी, ये जो एडी वाली रेखा है वो सीएबी का बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों कोण जो है वो आधे आधे हैं। फिर उसके बाद आपको बोला गया है कि जो बीडी है वो बाहर वाले कोण का बाइसेक्टर है। बीडी जो है वो बाहर वाले कोण का बाइसेक्टर है। एंगल सी का मान कितना है, तो एंगल सी का मान आपका 34 डिग्री दिया गया है। और आपसे ये वाला कोण पूछा गया है कि एंगल एडीबी का जो मान होगा वो कितना होगा। कितनी बार आप लोगों को प्रॉपर्टी पढ़ाया था और प्रॉपर्टी में क्या पढ़ाया था, दोबारा से एक बार रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है, इसका उत्तर 34 का आधा 17 होगा। और प्रॉपर्टी में आप लोगों को क्या पढ़ाया था जरा वो भी रिवाइज कर लीजिए। प्रॉपर्टी में बड़े कायदे तरीके से हमने आपको पढ़ाया था कि देखो भाई ये एक क्या हो गया, ये एक त्रिभुज हो गया। और ये त्रिभुज में आप ऐसे समझ लो कि इसका बाइसेक्टर का मतलब क्या, इसका कोण समद्विभाजक जो इसके कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा।
ठीक है। और इसके बाहर वाले कोण का, यानी इसके बाहर वाले कोण का बाइसेक्टर, यानी इसका कोण समद्विभाजक अगर यहाँ पर मिलते हैं, अगर यहाँ पर मिलते हैं तो ये वाला जो कोण होता है ना, हमेशा इसका आधा होता है। अगर ये 2 थीटा होगा तो ये हमेशा थीटा होगा, इस बात का ध्यान रखना। एंगल बी यहाँ पर अगर मानो ना, इसको एंगल बी देते हो, इसको डी देते हो, तो बी का कोण समद्विभाजक और इसका कोण समद्विभाजक बाहर वाले का जब भी मिलेंगे तो यहाँ बना कोण इसका क्या होगा, आधा होगा। उसी तरीके से आपको यहाँ पर जो ये थीटा है वो क्या होगा, 34 का आधा होगा। तो आपको ध्यान रखना है थीटा बराबर 34 का आधा, यानी 17 डिग्री जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला सवाल भी देखिए सीएचएसएल में पूछा गया है, सेम तरीके से आपसे पूछा गया है। एक ट्रायंगल आपको बनाना है एबीसी, तो आप यहाँ बनाइए ट्रायंगल एबीसी। जैसे जैसे सवाल में बोलेगा वैसे वैसे बनाते चलिए। आपने एक यहाँ पर त्रिभुज बनाया, उस त्रिभुज के अंदर आपको बोला गया है कि एक लंब डालो, तो मैंने कहा ठीक है लंब यहाँ पर डाल देंगे। लंब डाल दिया आपने, परपेंडिकुलर डाल दिया, किसकी तरफ डाल दिया, बीसी की तरफ। ठीक है। जैसे जैसे नाम बोला गया एक ट्रायंगल है ए, फिर है बी, फिर है सी, और बोला गया है डी नाम का क्या है, परपेंडिकुलर है। देखो एडी जो है वो बीसी पर क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर है, तो मैंने कहा परपेंडिकुलर डाल दो। फिर एई जो है वो किसका बाइसेक्टर है, एंगल ए का। एंगल बी का मान कितना है, तो एंगल बी का मान 72 है। एंगल सी का मान कितना है, 26 है। और एई जो होगा वो क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। एई जो होगा वो क्या होगा, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर किसका, तो एंगल ए का। अब आपसे बोला गया है डी ए ई का मान बताओ, ये बीच वाला। आपको पढ़ाया था ये भी प्रॉपर्टी, अगर याद होगा तो क्या पढ़ाया था वो भी ध्यान रखो, दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। बहुत बच्चे अभी छठ दिवाली में सब भूल गए होंगे। आप लोगों को एक प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि ये हमारा एक त्रिभुज है ए बी और सी नाम का। इसके पे अगर हम एक लंब डालते हैं और एक हम बाइसेक्टर डालते हैं, बाइसेक्टर जो होगा वो एंगल ए का होगा, तो उस केस में अगर हम इसको मान लो एंगल जो डी ए ई है, एंगल जो डी ए ई है वो बराबर होगा एंगल बी एंगल सी के डिफरेंस का। एंगल बी में से एंगल सी घटा दो और उस डिफरेंस का क्या होगा, तो आधा होगा। ये बात ध्यान रखना है कि जो बीच वाला कोण है, बीच वाला कोण इन दोनों के अंतर का आधा। उसी तरीके से यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया, बीच वाला, तो 72 और 26, 72 और 26 कितना हो गया, तो बोलोगे एंगल जो डी ए ई है, एंगल जो डी ए ई है, 72 में से 6 घटाओ 66, 66 में से 20 घटाओ तो कितना हो जाएगा, 46। 46 का आधा कितना होगा, तो 46 का आधा यानी 23 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। समझ में आया, इन दोनों के अंतर का आधा। उसी तरीके से अगला सवाल में आपको सवाल पढ़ना है और आपको समझ जाना है कि आपको ये क्या पूछ रहा है प्रॉपर्टी में। सेम तरीके से आपसे यहाँ पर बोला गया है कि तुम्हारा एक त्रिभुज होना चाहिए एबीसी नाम का। ठीक है। एबीसी में तुम्हारा एएम नाम का एक परपेंडिकुलर होगा, किसके ऊपर, बीसी के ऊपर। एएन नाम का एक बाइसेक्टर होगा एंगल ए का। आपसे पूछा गया है एम ए एन यानी बीच वाले का मान, तो बीच वाले का मान 55 में से 35 घटाओ 20, और 20 का आधा कितना होगा, 10 होगा। टिक करो, आगे बढ़ो। 55 में से 35 घटाओ 20, 20 का आधा 10। किसका क्वेश्चन था, सीजीएल का था, बना पाए। ठीक है। अगला सवाल देखो, सेम तरीके से बोला गया है ट्रायंगल पी क्यू आर, तो क्या बनाओगे, ट्रायंगल पी क्यू आर यहां बना दोगे। ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू का मान कितना दिया गया है, तो एंगल क्यू का मान 84 दिया गया है। एंगल आर का मान कितना दिया गया है, तो आर का मान 48 दिया गया है। पीएस जो है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो क्यूआर के ऊपर परपेंडिकुलर है। और बाइसेक्टर ऑफ पी मीट क्यूआर एट किस पे, टी पे, तो एस पी टी का सेम मान पूछा गया है। क्या करना है, 84 में से 48 घटाना है और उसको क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। ठीक है। तो 84 में से 40 घटा दो तो हो जाएगा 44। 44 में से 8 घटा दो 36। 36 का आधा कितना होता है, 36 का आधा 18 होता है। अब यकीन मानोगे आप मेंस के सवालों को सेकंडों में बना पा रहे हो, और वो भी सबसे टफेस्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ये 15 तारीख को पूछा गया था। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रॉपर्टी ध्यान रखो। प्रॉपर्टी ध्यान रहा तो पता चल जाएगा बीच वाला कोण इन दोनों के कोण का क्या होगा, अंतर का आधा होगा। ठीक है। इसी तरीके से सेम सवाल है, पी क्यू आर में आर का मान दे दिया गया है पी क्यू आर। ठीक है। जैसे जैसे बोला है पहले फोटो देख लेना बनाकर कि हाँ भैया वही है कि नहीं, नहीं तो उल्टा सीधा लगा लोगे। पी क्यू आर में चलो आर का मान दे दिया गया है 54 है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, अब देखो पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये पी क्यू का जो है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू at S meet the perpendicular bisector of PQ at S meet QR at T। बड़ा खतरनाक सवाल है। एंगल TPR का मान दे रखा है, PQR का मान पूछा। अच्छा उल्टा पूछ दिया, यहाँ पे उल्टा पूछ दिया तो 46 का 2 गुना 92, 54 में कितना जोड़ोगे, ठीक है,
इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। एक बार सवाल में देखते हैं 55 नंबर में क्या बोला है। हो सकता है 55 नंबर क्वेश्चन जो हो वो थोड़ा डिफरेंट हो, तो बनाते हैं सवाल में 55 नंबर को, शायद कहीं भाषा में गलती ना हो, उम्मीद तो यही करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 55 है। 55 में देखूं एक बार कहीं कोई गलती लिखने में तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, पी क्यू आर में आर का मान 54 है। बोला गया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू एट एस, ठीक है, एट एस मीट क्यू आर एट टी। अगर टी पी आर का मान जो है वो 36 है, 46 है, पी क्यू आर का मान कितना होगा, यही है हमारा सवाल। ठीक है, हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल यानी त्रिभुज पी क्यू आर है। पी क्यू आर में बोला गया है आर का मान कितना है, तो आर का मान 54 डिग्री है। एक काम करो, पी क्यू आर के नामकरण को बदल दो, इसको करो आप, ठीक है, इसको करो आप पी, इसको करो क्यू और इसको करो आप, ठीक है। पी हो गया, क्यू हो गया और आर हो गया हमारा। आर का मान 54 है, बाद में देखेंगे। बोला गया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, लंब समद्विभाजक का मतलब क्या होता है। एक होता है हमारा समद्विभाजक और एक होता है लंब। जैसे मानेंगे, अगर मान लीजिए बोलते हैं कि ये हमारा एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज हमारा एबीसी है, ये त्रिभुज हमारा क्या है, एबीसी है। यहां से एक लंब डाला गया है, तो इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ 90 का कोण बनाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ 90 का कोण बनाएगा। और एक हो गया यहाँ पर, अगर मान लीजिए कि मैंने कहा यहाँ पर ये हमारा त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, और यहां से हमने बाइसेक्टर बनाया है, मतलब ये इन कोनों को क्या करेगा, बराबर भागों में काटेगा। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बाइसेक्टर, ठीक है। अब ये एंगल बाइसेक्टर है, साइड बाइसेक्टर नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको ये बोल दूं यहाँ पे, अगर मैं इसको ये बोल दूं यहाँ पे कि ये साइड को बाइसेक्ट करता है, ये जो एडी वाली रेखा है ये बीसी को बाइसेक्ट करती है, मतलब ये वाली इसके बराबर है। तो हमने कहा एक हमारे फैक्ट्री में ये इंसान है, एक ये इंसान है, दोनों को मिक्स कर दो तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा। तो मिक्स करने पर एक नया वर्ड आया, ये परपेंडिकुलर था और ये साइड बाइसेक्टर था। तो परपेंडिकुलर और साइड बाइसेक्टर को मीट करोगे तो आएगा आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक। और लंब समद्विभाजक आपको क्या ज्ञान देगा, तो लंब समद्विभाजक आपको ये बोलेगा कि देखो हम यहाँ पर 90 का भी कोण बनाएंगे और सामने वाली भुजा को बराबर भागों में भी काटेंगे। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो सवाल में हमसे क्या बोला गया है, बोला गया है यहाँ पर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। अब यहाँ पर ये जो पी क्यू रेखा है ना, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे ही बना लो, ठीक है। P हो गया, Q हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर होगा, एक ऐसा बाइसेक्टर होगा जो इनको बराबर बराबर भागों में काटेगा। तो बोला गया है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ एट S, S पर, ठीक है, एट S मीट QR, ठीक है, मीट क्यू आर एट कहाँ पे, T पे, ठीक है, मीट क्यू आर एट कहाँ पे, T पे, एट एस द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका जो परपेंडिकुलर है एस है, मीट क्यू आर एट टी पे, ये यहाँ पर मिलता है, टी पर मिलता है, ऐसा बोला गया है। अगला एंगल टी पी आर का मान दिया गया है सवाल में, ठीक है, ये जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, 90 का कोण है। एंगल टी पी आर का मान सवाल में दिया गया है, कितना दिया गया है, 46 डिग्री दिया गया है, ठीक है। और पूछा गया है वैल्यू ऑफ एंगल क्यू पी आर का वैल्यू कितना होगा। आप देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो साथ में सवाल आर का कितना है, 54 है, 54 है, तो ये पूरा का पूरा 54 है। तो क्या करोगे, 54 है, ये कोण आपका 90 है, ठीक है, ये पूरा पूरा कोण कितना है, 54 का है। ये पूरा कोण कितने का है, पूरा कोण आपका 54 का है। ये वाला कोण 90 डिग्री का है, ये वाला कोण 46 डिग्री का है। और सवाल में किसका मान पूछा है, पी क्यू आर का मान हमसे पूछा है। भाई सवाल में थोड़ा सा जो है ना कुछ हमको गलती लग रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ गलत लग रहा है सवाल में। पी क्यू आर बोला गया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू एट एस मीट क्यू आर एट टी, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ऑफ पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है सवाल में। हाँ, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, थियरम्स थ्योरम पे बेस्ड नहीं है मेरे भाई, ये क्वेश्चन में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। इसको हम लोग होल्ड पे रखते हैं, मैं एक बार टीम से अपनी चेक करवा लूंगा, क्यों समय खराब करना फालतू के सवाल में, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 56 देखो। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोला है, 2-3 सवाल और हैं, उसके बाद हम जो है आराम से इसको वाइंड अप कर देंगे। बोला गया है एबीसी नाम का एक त्रिभुज है, डी जो है वो एसी पर। ये बड़ा अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, देखो ऐसे क्वेश्चंस बड़े आराम से बना सकते हो, सेकंडों में बना सकते हो,
ठीक है, सेकंडों सेकंडों बना सकते हो सकता है। अब ये सवाल देखो, आपको बोला गया है एबीसी है। अब ये एबीसी में क्या हो गया, ये आपका त्रिभुज है ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। डी कहां पर पॉइंट है, तो डी नाम का जो पॉइंट है वो एसी पर है। डी इज अ पॉइंट ऑन एसी, डी इज अ पॉइंट ऑन एसी। इस तरीके से कि जो ए बी है वो बी डी के बराबर है। ये जो ए बी है ना, ये हमारा ए बी ये हमारे बी डी के बराबर है, पहली बात। और फिर उसके बाद जो ये हमारा बी डी है वो हमारे डी सी के बराबर है। ये बोला गया है कि ये दोनों आपस में बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है। एंगल बी ए डी का मान सवाल में दिया गया है, ये वाला कोण 70 डिग्री है और हमसे पूछा गया है एंगल बी का मान कितना होगा। ठीक है, एंगल बी का मान कितना होगा, एंगल बी का मान कितना होगा। अब ये सवाल में देखो एकदम बहुआ सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप बोलोगे देखो ये वाला और ये वाला जो भुजा है दोनों बराबर, तो अगर ये 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 70 हो जाएगा। अब त्रिभुज ए बी और डी में देखिए तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री, तो ये 70 70 140 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये भी हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब आप मुझे खुद बताइए ये क्या है, ये वाला 70 क्या है, तो ये 70 जो है ये बाहर वाला कोण है। इस वाले फोटो का, इस वाले का, इस वाले त्रिभुज का ये बाह्य कोण है और बाह्य कोण अंदर वाले दोनों कोणों के बराबर होते हैं। यानी अगर मैं इसको थीटा बोलूं और ये भी थीटा, क्यों, क्योंकि ये दोनों जो भुजाएं हैं ये बराबर हैं। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर तो इनके द्वारा कोण भी बराबर, यानी 2 थीटा का मान 70, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर थीटा का मान यहाँ पर 25, ठीक है 35 और 35 हो जाएगा। यानी ये 35 हो गया और ये भी 35 हो गया। ये 35 और 35 है तभी तो बाहर वाला 70 है। तो अब मुझे पूछा गया है एंगल बी कितना होगा, तो 40 ये रहा, 35 ये रहा, टोटल कितना आ जाएगा, 75 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 70 दिया गया था तो 70 ये भी होगा, 40 ये आ जाएगा। ये 70 है तो ये 35 और 35 होंगे, इस हिसाब से हम इनको बना पाएंगे। चलिए एक मेंस का क्वेश्चन है, बहुआ वाला क्वेश्चन है, देख लो। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57, या कल से बताएं इसको, बताइए कल की क्लास से, आगे क्लास से यहीं पर कंटिन्यू करते हैं। 57 के मेंस के क्वेश्चंस हो गए, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और कल की क्लास में जो है आपका ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल का शीट नंबर 1 कल नहीं होगा क्लास, कल संडे है, तो मंडे की क्लास में ट्रायंगल की शीट 1 खत्म हो जाएगी। ट्यूसडे को फिर शुरू होगी ट्रायंगल की शीट नंबर 2। ठीक है, और उसके बाद फिर ट्रायंगल की शीट नंबर 2 में हम बहुत बढ़िया कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो खुश रहिए, मस्त रहिए। टाइमिंग क्या होगी, तो ज्योमेट्री की जो टाइमिंग चल रही है वो टाइमिंग हमारी सेम 11:30 बजे से रहेगी। टाइमिंग जो बदली है वो शाम वाले बैचेस की बदली है, जो मेरा चैंपियंस बैच चल रहा है और चैंपियंस बैच में मैं जिसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा रहा हूँ उसकी टाइमिंग बदली है और वो आज से बदली है। कैसे है तो देख लो, यूट्यूब पर भी मेरी टाइमिंग बदली है। यूट्यूब पर अब मैं जो क्लासेस लूंगा वो शाम को 7 बजे से नहीं, अब मैं 8:30 से क्लास लूंगा। 8:30 बजे से 10 बजे तक यूट्यूब पर मेरी क्लास होगी और 10 बजे से 11 बजे तक एप्लीकेशन पर मेरी चैंपियंस बैच की क्लासेस होंगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, बिल्कुल। मतलब जो टाइम स्पीड डिस्टेंस टॉपिक जो शाम में चल रहा है ना, जो टाइम स्पीड डिस्टेंस टॉपिक चल रहा है, जिस भी बैच के स्टूडेंट उसको अटेंड कर रहे हैं उनकी क्लास का टाइमिंग अब रात को 10 बजे से हो गया, 10 बजे से 11 बजे तक। ठीक है, सभी के कमेंट पढ़ रहे हैं और यूट्यूब की टाइमिंग जो है वो 8:30 बजे से हो गई है। चलिए, कैट क्या होता है यार, कैट बहुत टफेस्ट एग्जाम होती है। ठीक है, और इंडिया में बहुत एक बढ़िया पेपर होता है कैट के बारे में। आपको पूरा रिसर्च करना है तो आप गूगल करिए, आपको पता चलेगा। ठीक है, अब ऐसे पूछोगे सर एसएससी क्या होता है तो क्या बताऊंगा, एसएससी का फुल फॉर्म थोड़ी बताऊंगा मैं। एक कमीशन है जो अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, तो कैट भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ठीक है, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं शाम में यूट्यूब की क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मेरे भाई इस बैच की टाइमिंग नहीं बदली है, इस बैच की कोई टाइमिंग नहीं बदली है, परेशान मत हो। ज्योमेट्री रोज 11:30 बजे से चलेगी। एप्लीकेशन पर आप जो है चेक भी कर सकते हैं अपकमिंग क्लासेस का। आप किसी भी बैच के स्टूडेंट हैं, कोई भी बैच चाहे रीजनिंग मैथ कुछ भी ले रखा है आपने, आप एप्लीकेशन पे चेक कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, अपकमिंग क्लासेस में आप चेक कर सकते हैं।